डिवाइडर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे करंट आ रही है आई, अगर मुझे करंट डिवाइड करनी है तो इसके सामने दो रेजिस्टेंस ऐसे लगा दो, दो या तीन जितने भी आप चाहो, और उनको वापस यहाँ पे जोड़ दो। तो यहाँ से अगर आई करंट जा रही है तो यहाँ पे वापस आई हो जाएगी, बट ये वाला रेजिस्टेंस अगर R1 है और ये वाला रेजिस्टेंस R2 है, तो ये वाली करंट जो है जो यहाँ जा रही है ये यहाँ पे जाके सोचेगी कि इधर जाना है और इधर जाना है। तो मान लीजिए इस साइड I1 करंट जाती है और इस साइड I2 करंट जाती है, और ये करंट वापस आके यहाँ पे मिल जाती है, ये वाली करंट वापस आके यहाँ पे मिल जाती है, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए अगर ये वाला पॉइंट आपका A है और ये वाला पॉइंट B है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट आपका B है, A और B, ठीक है। तो A और B पॉइंट जो है यहाँ से करंट आ रही है, U जाके B पे पहुंचे, यहाँ से करंट B, इससे करंट डिवाइड कर, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितनी कितनी करंट डिवाइड होगी। तो हमें पता है अगर मैं A से B तक लिखूं किरचॉफ लगाऊं तो मेरे हाथ में पोटेंशियल A है और मैं उसी तरफ जा रहा हूं जिस तरफ करंट जा रही है, तो माइनस का I1 R1 हो गया, इससे मैं निकल गया और मैं इस पे पहुंच गया B पे, तो ये पोटेंशियल ऑफ B हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब सेम काम नीचे की साइड से करो, आपके हाथ में पोटेंशियल है A और आप नीचे से जाते हो, I2 करंट है और R2 से पास होते हो, तो माइनस का I2 R2 से पास होते हो, क्या पॉइंट B आ गया, इज इक्वल टू पॉइंट B, ये आ गया। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन आप देखो VA VA VB यानी ये वाली चीज बिल्कुल बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन से आपके पास एक रिजल्ट आया है कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, यानी कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये आपका एक रिलेशन है, यानी ये जो करंट डिवाइड होती है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट रिलेशन होती है, यानी कि I1 में R2 के हिसाब से करंट जाएगी और I2 में यानी सेकंड वाले में पहले वाले रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर भाई यहां पे कोई करंट आ रही है, कितनी मान लीजिए 7 एम्पीयर की करंट है और यहां पे दो रेजिस्टेंस मिलते हैं हमको, ये 7 एम्पीयर की करंट है, दो रेजिस्टेंस मिलते हैं, एक मान लीजिए 100 ओम है और एक मान लीजिए 40 ओम है, ठीक है। तो हमें नहीं पता इसमें कितनी करंट जाएगी, तो मुझे इतना पता है कि अगर इसमें I1 करंट जा रही है और इसमें I2 करंट जा रही है तो I2 उसके रेशियो में होगी, I1 इसके रेशियो में होगी। आप देखो I1 अपॉन I2 R2 अपॉन R1, तो अगर मैं यहां पे I1 अपॉन I2 लिखूं, I1 अपॉन I2 लिखूं तो वो R2 अपॉन R1 होगा, कितना होगा R2 अपॉन R1, यानी कि रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में ये तो R1 हो गया ना और ये आपका R2 हो गया, ठीक है ना। R कितना होगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू 40 अपॉन 100 यानी कि 2/5, ठीक है। तो I1 और I2 का रेशियो 2:5 होगा, I1 होगी कितनी 2 तो I2 कितनी होगी 5, तो इसका मतलब ये है कि 7 एम्पीयर के 7 पार्ट करने हैं और 7 में से 5 पार्ट एक तरफ जाएंगे, 2 एक तरफ जाएंगे। अब आप देखो जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होता है उस तरफ ज्यादा करंट जाएगी और जिस तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उस तरफ कम करंट जाएगी, तो इस तरफ 2 एम्पीयर जाएगी, इस तरफ 5 जाएगी और ये वापस से यहां पे कितनी हो जाएगी 7 एम्पीयर हो जाएगी वापस से यहां पे, ठीक। इसी रेशियो में अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला तो बहुत आसान है। अगर आपको I1 निकालना है तो I1 इज इक्वल टू होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I। ये I1 हो जाएगा आपका, I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I। इस तरीके से आप करंट को डिवाइड कर सकते हो, सीधी सीधी बात है, रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में करंट डिवाइड हो जाएगी, दैट्स इट। यहां पे एक एग्जांपल ले लो बहुत सिंपल सा कि अगर मैं यहां से ऐसे तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर R1 है और ये वाला रेजिस्टेंस R2 है तो यहां करंट शुरू हो जाएगी, बस ये वाली वोल्टेज में डिवाइड हो जाएगी, इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी V1 और इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी V2। हमें पता है कि V1 और V2 का सबसे बड़ा होना चाहिए V2। अब ये R1 है R2 और करंट से सेम ही जाएगी, करंट से सेम ही जाएगी, तो अगर मैं A पॉइंट से चल के मैं A पॉइंट पे ही आ जाऊं, ठीक है ना, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहां पे V1 की, तो V1 और V2 यानी कि वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं यहां करंट निकालूं तो यहां की वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस यानी कि V1 अपॉन R1 यहां की करंट होगी और यहां की करंट होगी किसकी वोल्टेज V2 अपॉन R2 इसकी वोल्टेज होगी। तो यहां से आप साफ देख सकते हो कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले से V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V हो गया, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सीधे सीधे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू V और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू V, ये V2 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से आपकी वोल्टेज यहां से आपकी वोल्टेज आप इस वोल्टेज को V1 में डिवाइड कर सकते हो, राइट। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए 12 वोल्ट बैटरी है, ये 12 वोल्ट बैटरी, यहां पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस कितना लगा है 10 ओम, तो मुझसे पूछा गया है कि यहां पे ये वाला रेजिस्टेंस कितना लगाया है, ये वाला रेजिस्टेंस कितना लगाया है कि इसके अक्रॉस में 4 वोल्ट है, इतना इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस कितना लगाया है, तो बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाओ सीधे, इसकी वोल्टेज कितनी आनी चाहिए 4 वोल्ट का फॉर्मूला क्या है R अपॉन R प्लस R2, तो जो ये रेजिस्टेंस है R अपॉन R प्लस 10 R अपॉन R प्लस R1 इनटू ये वोल्टेज कितनी 12, ठीक है ना। अब आप किसी से देखो 4 से 12 कट करेंगे ये आएगा, तो इधर नंबर क्या बन, तो R प्लस 10 इज इक्वल टू R इनटू 3R, ठीक है। तो ये क्या हो गया R की वैल्यू 2R इक्वल टू 10 और R इक्वल टू क्या 5, तो यहां पे 5 लगा देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अगर ये 5 ओम हो जाता है तो इसका क्रॉस 4 हो जाएगा, तो अगर 5 वाले का क्रॉस 4 हो जाएगा तो इसका क्रॉस अपने आप ही 8 हो जाएगा, 8 एंड 4 कितने हो गए 12 आपके सामने। इस तरीके से आप वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक। अब करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर आ गया, इससे आपको जितने भी रेजिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशंस हैं उनके सारे क्वेश्चन का आइडिया लगाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन लूं यहां पे, क्या है इसका आंसर सबसे छोटे वाले से छोटा है, अब सबसे पहले रेजिस्टेंस 5 है तो इस कॉम्बिनेशन का आंसर 5 से कम आएगा, इसलिए ये 6 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप देखो जो सबसे पैरेलल में सबसे छोटा होता है उससे कम आता है, यहां कितना 5 है, ये 5 है, ये 5 ये 5 ये 10, अब ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, लेकिन ये क्योंकि इसमें पैरेलल तो आंसर 5 से कम आएगा, ये नहीं आ सकता 6। इसमें देखो R कितना है, ये 5 है, ओके, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 20 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक। अब एक ब्रांच 20 है, एक ब्रांच 5 है, इन दोनों कॉम्बिनेशन का आंसर 5 से ही कम आएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो इसमें 5 5 10 है एक ब्रांच में और इसमें 15 है, तो इसमें मिनिमम जो रेजिस्टेंस है 10 से कम आएगा, तो 6 किसी में आ सकता है और इसमें 6 आएगा ही नहीं, तो ये यहां फैक्ट था, ठीक। अब ट्राई करके पैरेलल में लगे होते हैं तो एक ब्रांच में जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है 500 से कम आता है और सीरीज में जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा आता है,
सीरीज में जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा आंसर तो डायरेक्ट है ना भाई, तो सबसे बड़ा आंसर कर लो। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है सर्कल बना दिया, रेजिस्टेंस विद डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ये होगा और ये होगा, इन दोनों के बीच में मान लीजिए वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस का होता है। देखो ये वाला किस पॉइंट का रेजिस्टेंस है, आगे ये होगा तो ये वाला r/2 होगा, ये वाला r/2 होगा। एक तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा और ये दोनों आपस में, तो ये r/2 है और ये भी r/2 है। r/2 अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा 2r + 2r, लेकिन 4r उल्टा करेंगे r/4, तो जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए r/4, यानी जो इसका रेजिस्टेंस है उसका 1/4 आंसर है। तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर हम 1/4 इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो r1 r2 अपॉन r1 + r2 आ रहा है, तो यहां से अगर मैं r इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये r1 r2 अपॉन r1 + r2 आ रहा है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है r1 r2 अपॉन r1 + r2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो भाई बात को ध्यान से सुनना, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r1 / r1 + r2 के भी आता है, तो 1/r 1/r करके नोट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ के बीच में ये देखा है, अब भाई चाहे कुछ भी है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यूं जुड़े हुए हैं, ये तो बेकार है, तो ये वाला पॉइंट ऐसे जुड़ा हुआ है, ये तो बेकार है, यानी ये पॉइंट यहां से जुड़ा हुआ और ये वाला पॉइंट यहां से जुड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे ये वाला पॉइंट समझ लो यहां से जुड़ा हुआ है, ये बात है, ये और ये दोनों पैरेलल में हुए, तो 2 और पैरेलल में हुए, तो 2 * 2 और 2 + 2, तो ये वाला पॉइंट अगर x है और ये वाला पॉइंट y है, तो x और y के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, कितना होगा 1 ओम, तो ये पूरा का पार्ट 1 ओम के बराबर, 1 ओम और 2 ओम, ऐसे देखो 1 ओम और 2 ओम, ये 2 और ये 3 हो गए, अब 3 और 3 पैरेलल में हो गए, तो 3 * 3 ठीक है, क्या होगा 3 * 3 ओके डिवाइडेड बाय 3 + 3, तो ये 3/2 हो गया, तो यहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3/2 हो गया, ओके। अब ये 3/2 है और ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना, तो 2/3 + 1/3 = 3/3 मतलब 1/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1 ओम, इक्वल भाई 1 ओम, तो a और b के बीच में आना चाहिए यहां पे 1 ओम, आंसर देखते हैं क्या है। हमें थोड़ा सा दिमाग इस चीज में भी लगाना होता है कि भाई इस पॉइंट को इस पॉइंट के बीच में अगर आप देखो तो ये वायर डायरेक्ट जुड़ी हुई है, क्या दिख रहा है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के बीच में डायरेक्ट वायर जुड़ी हुई है, तो यहां पे तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारी करंट यहां से चली जाएगी, इसमें करंट जाएगी नहीं, यहां से जाके फिर यहां से जाके फिर यहां जाके पूरी पूरी करंट यहां जाएगी, तो यहां से जाने वाली करंट यहां मिलेगी, तो ये वाला पॉइंट यहां से जुड़ा हुआ है, इसमें करंट नहीं जाएगी, तो इसको आप नहीं मानो तो एक बार नहीं मानो तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो भाई ये वाला पॉइंट यहां से ज्वाइन कर दो और इसको x दे दो, तो 2 और 2 1 बनाने के बाद 2 3 बनाने के 3 3/2 बनाने के 3/2 3 इसमें है पैरेलल में है, तो 2/3 + 1/3 3/2 + 2/3 हो जाएगा और 3 + 1/2 हो जाएगा, तो 3/3 1/r की वैल्यू 1 ओम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम, राइट। चलो अब फिर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ रेगुलर n साइडेड पॉलीगन, तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, ऐसे करके n साइड है, तो इसका रेजिस्टेंस r/n हो गया, एक साइड का रेजिस्टेंस कितना हो गया r/n हो गया, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट का तो बचा हुआ रेजिस्टेंस है वो तो n - 1 * r/n हो गया, तो यहां पे दो रेजिस्टेंस बन गए, एक तो कितना बन गया r/n और एक रेजिस्टेंस कितना बन गया ये वाला, अगर ये वाला पॉइंट a मान लो, ये b मान लो, तो a पॉइंट ये हो गया, b हो गया, आई ये रेजिस्टेंस ये हो गया और ये ऊपर का पूरा पूरा है, ये क्या है 1 हो गया r/n, तो ये वाला पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा n - 1 टाइम्स r/n, n - 1 टाइम्स r/n ये हो गया, तो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया n - 1 टाइम्स r/n ये हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया। अब ये दोनों किसमें है पैरेलल में, ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा r1 r2 r/n मल्टीप्लाई बाय n - 1 into r और डिवाइडेड बाय r1 r2 और r1 के साथ, ठीक है। तो क्या बचा इस r/n से ये r/n और ये r/n कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1 + n - 1, तो नीचे तो केवल n बचा, ओनली n, और ऊपर बच गया n - 1 into r अपॉन ये वाला n, तो n - 1 into r अपॉन ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। देखो कुछ है इसमें, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस r भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ रेगुलर n साइडेड पॉलीगन, एडजेसेंट कॉर्नर मतलब ये वाला कॉर्नर और n साइड है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया। कुछ लोग इस फॉर्मूले को बेटा याद रख लेते हैं इस फॉर्मूले को, एक्सेप्शन का पूछते हैं वो बता देते हैं, स्क्वायर का पूछते हैं वो बता देते हैं, ट्रायंगल का पूछते हैं वो बता देते हैं, भाई किसी का भी होता है ना ये तो, ठीक चलिए पूरे से सेकंड नेट कर दो। अब भाई ये क्या है पैसा है, अब ये बहुत देर लगा रहा है कि फुल चार्ज तक डिस्कनेक्ट करता है, इसका मतलब ये होगा भाई इससे आगे आगे का यहां से आगे का जो सर्किट है वो तो खत्म बेकार है, वो तो बेकार है भाई, यहां तक जो डिस्कनेक्ट करना आगे तक जाने नहीं देगा, तो इसको बेटा बता दो कि बेकार हो गया, यानी कि सर्किट आपके पास कितना रहेगा, कितना ना ये सर्किट है बस आपके पास और कुछ नहीं है, क्योंकि वो ब्रांच तक जाने नहीं देगा, यहां से करंट यू आएगी, यहां से सीधी यहां चली जाएगी और यहां चली जाएगी, फिर यहां से इस तरफ आ जाएगी, यहां से इस तरफ आ जाएगी और यहां पर करंट ये यू वो यहां से ऐसे आके वहां जाएगी, तो यहां से कितनी करंट निकल रही है वो यहां पे ऐसे आएगी, पहुंच जाएगी, ऐसे चलते रहेगी करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मेरी बात फिर से सुनो, अगर ये 2 वोल्ट है, यहां से करंट इधर गई, यहां से ऐसे आ गई, यहां से ऐसे आ गई, अब ये वाला रेजिस्टेंस निकालो कितना बनता है, ठीक है। देखो ये कितना है 6 और ये 3, तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, क्या बोल रहा है, द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट 6 ये है और 3 है, तो 6 और 3 किसमें पैरेलल में, तो 6 * 3 अपॉन 6 + 3, तो 18/9 ये हो गया 2, तो ये तो 2 हो गया, अब 2 ये है 2 ये है 2 और 2 सीरीज में है, 2 और 4 हो गया, अब 4 और 4 किसमें है पैरेलल में है, तो 4 * 4 अपॉन 4 + 4 16/8 ये हो गया 2 ओम, तो इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम, ठीक है। 2 वोल्ट में 2 ओम है, यहां से बनने के करंट निकलेगी और ये आंसर है, तो आंसर होना चाहिए 1 एम्पीयर, ठीक है। कितना आया 1 एम्पीयर, देखते हैं आंसर 1.x हो गया और ये वाला 0.5 मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर r और r3 ये वाला कौन सा है a और ये वाला पॉइंट है b, तो वोल्टेज बिटवीन a एंड b इज v, इस पॉइंट के बीच वोल्टेज कितनी है v, तो वो कहता है कि अगर r और r3 का रेशियो r1 और r3 का रेशियो है, ठीक है ना,
वो जो रेशियो होगा ये वोल्टेज ये यहां पे वोल्टेज है और यही V1 और V3 का रेशियो होगा V1 और V3 का रेशियो होगा जो इस वोल्टेज है इस वोल्टेज का रेशियो वही होगा और दोनों मिला के V3 मिला के V1 और V3 मिला के V1 चाहिए भाई यहां से यहां तक V होगा यहां से यहां तक V होगा तो अब R2 और R4 क्या कह रहा है वो R2 और R4 अब R2 और R4 का जो रेशियो होगा वही यहां पे वोल्टेज का रेशियो होगा तो R2 और R3 का रेशियो R2 और R4 के रेशियो के बराबर है तो वोल्टेज भी सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी और ये वाला जो पॉइंट है x कौन सा x और y ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो इससे ये होगा कि वोल्टेज एट x और वोल्टेज एट y सेम है इसको बोलेंगे बैलेंस्ड सीरीज वोल्टेज ये बैलेंस्ड सीरीज वोल्टेज है अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है तो वोल्टेज सेम रेशियो में डिवाइड होगी ठीक है ना तो अगर वोल्टेज सेम रेशियो में डिवाइड होगी इस पॉइंट पे सेम वोल्टेज आएगी और इसके सेम वोल्टेज आ गई तो अब आप चाहे कुछ भी कनेक्ट कर दो x और y के बीच में कुछ भी कनेक्ट कर दो x और y के बीच में उसमें करंट चली जाएगी 0 हो जाएगी अगर इसके बीच में आप यहां पे कनेक्ट करा देते हो तो वो रीडिंग 0 देगी क्योंकि x और y वोल्टेज तो सेम हो गई और सेम वोल्टेज के बिना कोई डिवाइस जोड़ दो उसमें करंट नहीं फ्लो होगी इसको बोलते हैं बैलेंस्ड सीरीज वोल्टेज अब अगर R बाय R के बराबर है जैसे R बाय R आपका R बाय R के बराबर है तो इन दोनों का एक्सचेंज कर सकते हो तो R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 अगर ये 2 है तो ये 2 होगा इसका मतलब ये है कि अगर इसका रेशियो बराबर है इसके रेशियो के तो भी इसका पोटेंशियल बराबर होगा आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो नीचे वाले को अगर इसका रेशियो सेम है इसके रेशियो के तो भी यहां वोल्टेज सेम होगी और इसका करंट 0 होगी दोनों मतलब एक है इसको बोलते हैं बैलेंस्ड सीरीज वोल्टेज तो आप चाहो यहां कुछ छुपा हुआ तो हटा सकते हो उसको नेगेटिव मान सकते हो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा ना यहां पे तो अब अगर ये आपको समझ आया है वोल्टेज तो ये सवाल आप ध्यान से देखो बिल्कुल सही सवाल है ठीक है ना ये वाला पॉइंट ए हो गया ये सी हो गया ये एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया ठीक है अब सवाल पढ़िए आप सवाल क्या बोलता है इसमें बोला द वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस एक्स एक्स होता है ये वाला ये आपका नोन रेजिस्टेंस है द वैल्यू ऑफ नोन रेजिस्टेंस एक्स फोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी विल बी 0 तो वो कह रहा है कि बी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा यानी कि पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट बी अगर सेम होगा तो बताइए एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए तो मुझे साफ साफ पता है कि इसका और इसका जो रेशियो है वो इसका और इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए तो आप देखो यहां वाला रेजिस्टेंस एक वोल्ट में बंद कर लो यहां वाला रेजिस्टेंस आप एक वोल्ट में बंद कर लो यहां वाला रेजिस्टेंस एक में बंद कर लो यहां वाला एक बंद कर लो ये चारों वोल्ट में जो रेशियो है सेम होना चाहिए तो आप देखो 12 और 24 24 और 25 टाइम में 12 हो गया तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है आपका ये कितना होगा 12 हो गया अब ये वाला देखिए ये ना 1 और 1 पैरेलल में तो ये हो गया 0.5 तो 12 और 0.5 रेशियो अब इसमें देखते हैं तो ये 0.5 है ये 0.5 है तो ये आपका होना चाहिए ये 12 होना चाहिए इसका रेशियो इसका रेशियो होना चाहिए तो अब आप सोचो अगर ये वैल्यू इसको कॉम्बिनेशन करना है 6 तो 6 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा तो 6 + x = 12 एक्चुअली होना चाहिए 6 ओम तो यहां 6 ओम आपका आंसर हो जाएगा अगर आपको ठीक वो रेजिस्टेंस देंगे उसमें से सर्किट देंगे सर्किट में आपका करंट निकालना है करंट निकाल के I स्क्वायर R करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 5 सेकंड की हीट में डेवलप होएंगे उस हीट से 5 सेकंड में इसका टेंपरेचर कितना बढ़ जाएगा उसके लिए आपको हमें सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए पड़ेगी जैसे मैंने क्या है हीट कैपेसिटी है ये 2 जूल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर इसका बढ़ जाता है तो इसको कितना मिल रहा है 40 तो 40 जूल से कितना बढ़ जाएगा भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बढ़ जाएगा तो इस तरीके से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स करके सवालों को आगे बढ़ाया जाता है बट कांसेप्ट ये है ठीक है ना ये है तो आप इसको ये कह सकते हो कि पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R पावर को आप dq by dt लिख सकते हो मतलब हीट की अमाउंट है इसको I स्क्वायर R लिख सकते हो तो q की वैल्यू को आप I स्क्वायर R dt इस तरीके से भी हीट की जो अमाउंट है हीट की जो अमाउंट ऐसे कैलकुलेट किया जाता है I स्क्वायर R dt करके भी ठीक है अब उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल में पावर p इंडिपेंडेंटली तो अगर मैं एक बल की बात करूं मान लीजिए ये एक बल है तो इसकी पावर p होगी अगर इस बल का रेजिस्टेंस R है और इसमें I करंट जा रही है तो p की वैल्यू कितनी होगी I स्क्वायर R होगी ये हम जानते हैं कि भाई एक बल है और उसमें I करंट जाती है उसका रेजिस्टेंस R है तो I स्क्वायर की पावर होगी अब क्या कहते हैं ऐसे n बल्स कितने हैं n बल्स ये ड्रॉ पावर की इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मेन सप्लाई दे आर जॉइंड इन सीरीज तो भाई जहां से I करंट आ रही है उसमें n ऐसे बल्स सीरीज में जुड़ गई तो ये n कितने हैं n तो यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस R इक्वल आपका n टाइम्स ऑफ R हो गया ओके अब भाई जो मेन सप्लाई है यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस n टाइम्स R हो गया अब यहां से यहां तक की वोल्टेज रहेगी तो इसमें से पास वाली जो करंट है वो जाएगी V अपॉन NR तो भाई करंट ये हो गया रेजिस्टेंस ये हो गया ठीक है यहां से यहां तक डेवलप होने वाली पावर इस केस में सीरीज वाले केस में कितनी हो जाएगी I स्क्वायर R तो V बाई NR का स्क्वायर इनटू NR ये एक इक्वेशन है हमारे पास इस सीरीज में होंगे तो कितनी पावर होगी अब इन्हीं सबको n को इसमें डाल दिया पैरेलल में डाल दिया अब वोल्टेज को भी सबके बीच की वोल्टेज को भी सबके बीच की तो हाई वोल्टेज भी नहीं है ठीक है ना तो हाई में करंट जाएगी यहां पे I कितनी होगी ये होगी तो यहां पे इसमें पावर होगी V स्क्वायर बाय R इसमें कितनी होगी V स्क्वायर बाय R एंड सो ऑन ऐसे अक्रॉस द मेन सीरीज join in series across the supply the total power drawn by the combination अच्छा ये निकालना सही करना है ठीक है ये तो और आसान हो गया ठीक है तो ये वाली पावर को हम आपकी v स्क्वायर r कह सकते हैं इसको p को तो दिस इज v स्क्वायर बाय n स्क्वायर r स्क्वायर इनटू nr ठीक है एक r से r कैंसिल हो गया एक n से n कैंसिल हो गया तो दिस इज v स्क्वायर अपॉन nr अब इस v स्क्वायर बाय r को p लिख सकते हैं तो p बाय n आपका आंसर हो गया और p बाय n ये वाला आपका आंसर हो गया p बाय n आंसर होना चाहिए देखते हैं क्या आंसर नेक्स्ट वाला c c ऑप्शन आंसर है ठीक है तो ये आंसर फिर करंट जाएगी मुझे देखना है जो भी करंट है अगर इस वाले रेजिस्टेंस में I करंट जाएगी तो इसमें 2I जाएगी तो करंट जो है I1 अपॉन I2 है वो R2 अपॉन R1 के रेशियो में डिवाइड होती है तो बेटा यहां से कितनी करंट जाएगी इधर साइड 5 है तो 1 रेशियो 2 का रेशियो है नहीं तो ये रेजिस्टेंस कम है इसमें बड़ा रेशियो चला जाता है ये रेजिस्टेंस ज्यादा छोटा वाला रेशियो दोनों में 1 का रेशियो है तो यहां से 3 एंगल करंट जाएगी तो 2 एंगल में जाएगी 1 में जाएगी तो उसमें 2I जाएगी इसमें I जाएगी ठीक तो उसमें हीट देखो हीट
इन 5 तो 5 वाले में हीट कितनी होगी 5 वाले में कितनी आ रही है 2i इसका स्क्वायर इनटू 5 और हीट जो देने वाला है उसमें हीट कितनी जाएगी उसमें करंट तो आई जाएगी तो i का स्क्वायर इनटू 10 ये उनका रेशियो आएगा भाई ठीक है ना दोनों को होगा ठीक है ना 5 से 2 हो गया और इससे मतलब i से लेकर गया और ये 4 हो गया मतलब इसका वाला करके 2 स्क्वायर दिस इज 4/2 मतलब 2/1 2/1 मतलब हो जाता है 2 रेशियो ये भी पार्ट आपका सही हो गया अब आप देखो इसमें ये 10 वोल्ट की बैटरी देने की कोई जरूरत नहीं है ये वाला रेजिस्टेंस बताने की कोई जरूरत नहीं है हमें रेशियो निकालना है केवल रेशियो पूछा उसने ठीक है ना तो अगर कोई ऐसे ही चले कि भाई यहां से सामने दो रेजिस्टेंस आते हैं एक ये और एक रेजिस्टेंस आ है और एक 2 है तो बताइए इसमें हीट डिसिपेटेड का रेशियो क्या होगा तो केवल ये दो वैल्यू काफी है दो वैल्यू काफी है भाई ऐसे ये पैटर्न में जोड़ रखा पहले तो और फिर 6 में जोड़ रखा ठीक है ये हो गया सेकंड हो गया ओके एट द सेम अप्लाइड वोल्टेज सेम है तो बोलेगा रेशियो हीट प्रोड्यूस इन सेम टाइम फॉर पैरेलल सीरीज पहले में दूसरे में हीट प्रोड्यूस दूसरा रेशियो क्या होगा ठीक है चलो भाई हम बदलते हैं ठीक है अब यहां पे वही वोल्टेज है यहां पे है ठीक है तो इसका क्रॉस वोल्टेज v/2 होगी इसका क्रॉस वोल्टेज v/2 वोल्टेज के बारे में सुना होगा आइडेंटिकल है v/2 रेजिस्टेंस में है r इसका भी r है लेकिन यहां वोल्टेज v होगी यहां वोल्टेज v होगी इसका रेजिस्टेंस r है इसका r है तो इन दोनों में लगने वाली हीट क्या होगी v²/r प्लस v²/r तो भाई ये तो हीट पहले वाले केस में डबल हो गई ठीक है इस वाले केस में क्या होगी हीट 2 डबल होने लगी तो v²/r तो v/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस v/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r भाई इसमें से क्वांटिटी है ना इसमें से डबल होगी और इसमें से डबल होगी दोनों जोड़ देंगे ठीक है ना बात देखो यहां -4 करेंगे v²/r तो ये 1/2 ऑफ v²/r जाएगी और ये 2 v² आ जाएगा इसमें 4 रेशियो 1 का रेशियो होगा 4 रेशियो 1 का रेशियो होगा तो शायद ए ऑप्शन करेक्ट है ए ऑप्शन करेक्ट है राइट बेटा ए ऑप्शन करेक्ट है आई होप ये बात समझ में आ गई हो और इस क्वेश्चन में क्या है भाई देखो ध्यान से क्या बोला है टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट एज शोन इन द फिगर बाय द 5 वोल्ट बैटरी इज यानी कि ये वाली बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है ये आपको बताना है कि भाई ये वाला करंट कितना है राइट अब ये जो डायग्राम है ये बस देखने में टफ है वैसे कुछ है नहीं आप देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है ये वाला पॉइंट आप यहां ला सकते हो तो ये वाला 5 और ये वाला 5 हो गए आपके पैरेलल हो गए पैरेलल 5 और 5 पैरेलल है तो 1/5 प्लस 1/5 2/5 यानी 5/2 तो ये वाला 2.5 हो गया अब ये 2.5 है ये वाला 2.5 तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में 2.5 तो 5 हो गया अब ये 5 है और ये भी 5 है 5 और 5 पैरेलल हो गए तो ये 2.5 हो गया तो 5 वोल्ट की बैटरी का अप्रोच लग रहा है यहां पे 2.5 तो इसको अगर मैं a मान लेता हूं इसको b मान लेता हूं a और b के बीच में 2.5 का रेजिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाय 2.5 मतलब 2 एम्पीयर ये मुझे लग रहा है बाकी देखते हैं कितना आता है आंसर 2 एम्पीयर ना आंसर है ठीक है रियल लाइफ में बैटरी देखते हैं तो रियल लाइफ में बैटरी में ऐसी दिखाई देती है ठीक है ना इसको यहां पे मानते हैं यहां पे मानते हैं और यहां पे जो भी मेजरिंग जो भी सर्किट होती है उसको बताते हैं ऐसे करके तो यहां से ऐसे करंट निकलती है यूं जाती है डिवाइस में से पास से वापस सेम टू सेम करंट यूं आ जाती है ऐसे और बैटरी के अंदर जो करंट जाती है बैटरी के अंदर से करंट यूं फ्लो होती है तो बैटरी के बाहर तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है करंट देखो इस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होती है करंट का ये तरीका चलेगा अब इसका सिंबॉलिक डायग्राम क्या होता है इसका सिंबॉलिक डायग्राम ये वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ी प्लेट से दिखाते हैं नेगेटिव टर्मिनल को छोटी प्लेट से दिखाते हैं ऐसे ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम होता है सिंबॉलिक डायग्राम का मतलब क्या हुआ यहां पे इसका मतलब ये होता है कि बैटरी है इसके अंदर जो टर्मिनल है वो टर्मिनल एक करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस ला रहा है तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस होता है लेकिन दोनों टर्मिनल को यहां बना दिया तो इनका रेजिस्टेंस यहां साइड पर बना दिया है छोटा सा लेकिन उसके बाद जो है ये यहां पे अगर मैं इस वाले को a बोल रहा हूं और इसको b बोल रहा हूं तो ये वाला पॉइंट आपका a हो जाता है और ये वाला पॉइंट आपका b हो जाता है ठीक है यानी यहां से लेके यहां तक जो बैटरी है वो यहां से यहां तक जाके पूरी होती है बैटरी इंटरनल नहीं होती बैटरी के साथ रेजिस्टेंस होता है ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका जो अंदर का रेजिस्टेंस है अगर वो स्मॉल r है तो वो स्मॉल r यहां दिखाया जा रहा है तो ये बैटरी ऐसे दिखाई जाती है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है राइट बेटा अब मान लो इस बैटरी में कुछ वोल्टेज लिया मान लीजिए इसमें 1 वोल्ट लिखा है ओके और इसका जो अंदर का रेजिस्टेंस है मान लीजिए कितना लिखा है 1 वोल्ट लिखा है और इसका जो अंदर का रेजिस्टेंस है इसके अंदर का रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए 2 ओम है ठीक है वो मान लीजिए कितना है 2 ओम है अब मान लो इस बैटरी को आपने एक ऐसे रेजिस्टेंस से जोड़ दिया ठीक है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मान लो 14 ओम है तो 14 ओम है तो आपने इस बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐसे करके जोड़ दिया और जो कि कैपिटल आया कितना है 14 ओम तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है तो आप फटाफट बताओ कि करंट की वैल्यू 5 वोल्ट की बैटरी है और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 8/14 और 2 ओम ये होगा तो ये 8/16 यानी कि 0.5 एंपियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है कितनी हो रही है 0.5 एंपियर की करंट यहां पे फ्लो हो रही है राइट अब 8 वोल्ट की बैटरी है अब बैटरी करंट कौन से है ये a और b करंट है तो 8 वोल्ट का बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो कनेक्टेड है यानी कि करंट उसमें 0.5 एंपियर है तो a और b के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है बेटा वो 8 वोल्ट नहीं आएगा वो जो आएगा उसी को टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं तो पोटेंशियल बिटवीन a एंड b इज टर्मिनल पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एट a माइनस पोटेंशियल एट b ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल दिस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करेंगे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो b से लेके यहां करंट कितनी है b से लेके a तक किरचॉफ लॉ लगाते तो हमारे यहां पोटेंशियल है bb हम इस तरह ले और करंट इसी तरह चलते तो माइनस का i आ गया ये वाला फिर हम नेगेटिव में उसको पॉजिटिव में लेंगे तो हमें फायदा हो गया e वोल्ट और हमारे पास क्या आ गया पॉइंट यानी कि हमारे पास वोल्टेज आ गई a तो आप देखो अगर मैं b वोल्ट ले लूं इस b को ले जाता हूं तो ये आगे माइनस का b हो जाएगा अब ये a है e और ये माइनस का i इसको माइनस का i लगा सकते हैं आगे देखो टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या आएगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आएगा 8 वोल्ट माइनस i कितना है 0.5 और r कितना है 2 ये 2 हो गया तो दिस इज va माइनस vb यानी कि vab तो vab की वैल्यू आपकी आ गई 7 वोल्ट तो ये आपका आंसर हो गया यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल 7 वोल्ट है राइट और बैटरी का emf 8 वोल्ट है तो emf अलग चीज है emf अलग चीज है अब खुद सोचो अगर बैटरी खाली पड़ी है रखी हुई है ऐसी तो टर्मिनल पोटेंशियल क्योंकि अलग डिस्कनेक्टेड है तो करंट 0 होगी इफ करंट इज इक्वल टू 0 तो e माइनस ir इज इक्वल टू va माइनस vb अब i की वैल्यू है तो e ही va हो जाएगा यानी कि 8 वोल्ट तो जब हम ये कहते हैं कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट नहीं है करंट फ्लो नहीं हो रही तब बैटरी का emf भी टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होता है
तो करंट फ्लो होगी तो IR की वैल्यू होगी, इस IR की वैल्यू होगी तो ये 8 - 0 8 वोल्ट दिया है। तो अगर कनेक्टेड है तो बैटरी का EMF और बैटरी वोल्टेज अलग होंगे और बैटरी खाली है तो बैटरी वोल्टेज और बैटरी का EMF सेम होंगे। अब हमें सवाल क्या आता है इस पे, तो बेटा आप देखो यहाँ पे ये 8 वोल्ट की बैटरी है 2 वोल्ट की बैटरी है, तो 8 वोल्ट की बैटरी इस तरफ है 2 वोल्ट की तरफ है, तो यहाँ पे 8 - 2 कितनी वोल्टेज है और ये दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो नीचे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। अब मेरे को चाहिए बैटरी नंबर 2 टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल E2, यानी कि मेरे को पॉइंट C और पॉइंट B का पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, मेरे को चाहिए VC - VB, ये मेरा टारगेट है। तो क्यों ना मैं यहाँ से करंट ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, यहाँ से तो मैंने C से B तक किरचॉफ लगा देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है VC माइनस IR, माइनस का I और R कितना है 4 ओम, प्लस का प्लस है माइनस माइनस होगा ये, तो क्योंकि हम इधर ले रहे हैं तो E2 माइनस का E2 है, तो माइनस का E2 इज इक्वल टू VB, एक और मेरे को चाहिए VC माइनस VB, तो VC माइनस VB इज इक्वल टू E2 को इधर ले जाओ, E2 तो ये हो गया प्लस का माइनस के प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का I into 4 I मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये E2 कितना हो गया, E2 तो आपका 2 वोल्ट हो गया, I कितना है 1 into 4, क्या ये 6 वोल्ट हो रहा है, VC माइनस VB 6 वोल्ट, क्या 6 वोल्ट आंसर है, ये 6 वोल्ट का हमारा बिल्कुल सही है। तो अब 6 वोल्ट का हमारा बिल्कुल सही है। तो अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करोगे कि इस केस में बैटरी की वोल्टेज तो 2 वोल्ट है, लेकिन उसके दोनों एंड के बीच में वोल्टेज 6 वोल्ट है, यानी ये बैटरी चार्ज हो रही है, समझ लीजिए इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, बैटरी इज ऑन चार्ज, चार्ज हो रही है, क्योंकि बैटरी की खुद की कितनी वोल्टेज उससे ज्यादा वोल्टेज लगी हुई है, समझ में आई? चलिए, तो ये एक और कांसेप्ट हो गया जो आपको पता चल गया टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और बैटरी का EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस, बैटरी के टर्मिनल पे पॉइंट P हो गया, ठीक है ना। अब अभी बैटरी सीरीज में कोई सीधी कोई उल्टी कोई सीधी कोई उल्टी आप समझ, ठीक है ना, आपको दिख रहा है आप इन बैटरीज के इक्विवेलेंट बैटरी आप एक सिंगल बना सकते हो, जैसे ये पॉइंट A है ना, तो ये पॉइंट आपका A हो गया और ये वाला क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया B, तो इन कई टाइप की बैटरीज को हटा के आप एक सिंगल टाइप की बैटरी यहां पे लगा सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको टर्मिनल किस तरह रखना है, तो अगर आप इसको इक्विवेलेंट बैटरी को ऐसा रख दिया, ये आपने इक्विवेलेंट बैटरी बना दी E नॉट और आप इसका पॉजिटिव इधर लिखेंगे नेगेटिव इधर लिखेंगे, तो इस सेम टर्मिनल वाली बैटरी यहां पे कौन सी है, ये वाली है, ये वाली बैटरी अपोजिट है, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी उसका EMF क्या होगा, जो इसी की पोलैरिटी वाले को पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएंगे, तो प्लस का E1 और प्लस का E2 इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ हो जाएंगे माइनस का E3, तो भाई इक्विवेलेंट बैटरी का EMF कितना आ जाएगा, सब जोड़ो और सामने जो 1 2 3 ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो R है, R नॉट सीधे सीधे आपका जितने भी रेजिस्टेंस है पूरे लाइन में जोड़ो, R प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन ऐसे करके, इतना सिंपल काम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ब्रांच है, एक ब्रांच है उसमें अगर 10 बैटरी है ना, तब भी आप 10 को डिसाइन होंगे, एक बैटरी को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बहुत सारी भीड़ हटा दो और सबको हटा के एक ब्रांच पे एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस रख लो बस, एक ये बड़ा सिंपल बनाना है सिचुएशन को, ठीक। ये वाला कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन का फायदा आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन में दिखेगा, यहां तो आपको दिखाई देगा, तो ये तो आपका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो नेगेटिव। अब बात करें पैरेलल की, तो भाई पैरेलल में सबसे पॉपुलर जो कॉम्बिनेशन ये E2 EMF विद रेजिस्टेंस R2, ये होगा। अभी पॉइंट A और B ये दो बैटरी और पैरेलल में है, आप कुछ लोग सोचेंगे सर इतना आसान थोड़ी होता है बेटा, इतना आसान कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है फॉर एवर हमेशा के लिए। आप सोच के देखो ध्यान से, अगर यहां से यहां तक ये वाली ब्रांच में एक बैटरी और भी बैटरी होती तो हम ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन लगाते और एक बैटरी में कन्वर्ट कर देते और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते, तो पहले सीरीज वाला लगा के बैटरीज कम कर लो, एक बैटरी एक रेजिस्टेंस बना लो, फिर पैरेलल वाला लगाओ, तो धीरे धीरे दिमाग लगाओगे तो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर ऐसे दो का कॉम्बिनेशन है और हम चाहते हैं कि हमें केवल एक बैटरी मिले और एक रेजिस्टेंस मिले, तो बिल्कुल वही रिजल्ट है जो ये A और B के बीच में लगा हुआ कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो मान लो इसके इक्विवेलेंट बैटरी जो है हमें मिल रही है और उसका EMF है E नॉट और रेजिस्टेंस है R, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम एक सिंगल बैटरी और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बात आती है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, E नॉट की, भाई हमेशा के लिए याद रखना है, ऑलवेज याद रखना। आपने जो बैटरी चूज की है उसका पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, इसमें भी पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो ये इसके दोनों एलिमेंट बिल्कुल सेम है, पोलैरिटी सेम है। तो याद रखिए E1 को आपको मान लीजिए ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो E1 को आपको पॉजिटिव का 2 वोल्ट रखना है, E2 को आपको पॉजिटिव का 3 वोल्ट रखना है। अगर ऐसा होता है ये वाली बैटरी पॉजिटिव होती तो आप अभी E2 को माइनस का 3 वोल्ट रखते, ठीक है ना। और जैसे ये R1 है और R2 है, इसको मान लो ये 1 ओम है और ये भी आपका 1 ओम ही है, तो ये 1 ओम और ये 1 ओम हो गया, ऐसे हो गया। भाई एग्जांपल के साथ आप चलाते रहते हैं, तो इस E नोट का क्या फार्मूला होता है, तो भाई याद रखना हमेशा ये वाला रिलेशन होता है, ये वाला और ये वाला, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो इक्विवेलेंट बैटरी का E नोट हो गया, ओके भाई। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, R नोट हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपका R नोट हो जाता है, इसको याद रखना, ये रेजिस्टेंस हो जाता है। अब चलो उससे कैलकुलेट करो, E नोट कितना हो गया, तो E नोट कितना होगा E1 R2 यानी कि 2 into 1 प्लस E1 R2 यानी कि कितने 2 into 1 प्लस E2 R1 3 into 1 अपॉन R1 प्लस R2 1 प्लस 1, तो ये E नोट की वैल्यू आ गई पॉजिटिव की 2 into 1 और 3 into 1 कितना हो गया 5/2 यानी कि 2.5 वोल्ट। तो ये जो इक्विवेलेंट बैटरी बनी ना भाई, ये कितनी बन गई, ये 2.5 वोल्ट की बन गई, और जो रेजिस्टेंस बन गया दैट इज 1 into 1 अपॉन 1 प्लस 1, वो 0.5 का बन गया, आपको ये 0.5 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। तो आपने इस वाले को इससे रिप्लेस कर दिया इन फार्मूले की हेल्प से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट ओके फाइन? तो बेटा तब E नोट का फार्मूला होगा आपका E नोट का फार्मूला होगा आपका E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 and so on divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on। तब ये फार्मूला सर्वाइव करना, ये आपका E नोट हो जाता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का तो 1 by R1 is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on, चाहे कितने भी होते R नोट का फार्मूला ही बन जाता है। यहाँ से R नोट निकालते हैं, यहाँ से E नोट निकालते हैं, आप चाहो केवल 2 ही अप्लाई कर सकते हो, आप पिछले वाला फार्मूला आएगा भाई केवल 2 ही